कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर आप। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। दिल्ली समेत देश में अब वैक्सीन की कमी होने की बात सामने आ रही है। खासतौर पर कोवैक्सीन लोगों को नहीं मिल पा रही है और सबसे ज्यादा परेशानी सेकेंड डोज वालों को हो रही है। उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक सवाल अब यह भी उठने लगे हैं कि क्या तय समय के बाद अगर दूसरी डोज लेते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है, कहीं दोबारा पहली डोज तो नहीं लगवानी पड़ेगी। इस तरह के तमाम तरह के सवाल हैं जो लगातार पैदा हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि दूसरी डोज लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने वैक्सीन की जो पहली डोज लगवाई है वो खराब हो जाएगी। कई लोग ये मान रहे हैं कि तय समय पर दूसरी डोज ना लगने पर वैक्सीन की पहली डोज बेकार हो जाएगी और उन्हें फिर से पहली डोज से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं और कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 से 8 हफ्ते के भीतर लगवा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश के कई डॉक्टर्स इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वैक्सीन दूसरी डोज के बाद भी प्रभावी होती है। तो वहीं अब पहली डोज और दूसरी डोज को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो देश के कई राज्यों में हालात ऐसे हैं कि वहां पर वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन नहीं होने की वजह से उसको लेकर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उन सियासत और वैक्सीन की कमी के इत्र, यानी कि उन लोगों के बारे में सोचा जाए जिसने वैक्सीन लगवाई है, तो वो खासा अब भी परेशान नजर आ रहे हैं।
तो इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करें कि जो समाज में लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं वो आखिरकार क्या है, उनका समाधान कैसे हो, और लोगों के मन में जो संशय पैदा हो रहे हैं उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको बताएं कि इंडियन डॉक्टर्स के इंडियन एसोसिएशन काउंसिल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। नरेश चावला जी, पहला सवाल यही कि जो दूसरी डोज जो लगने का वक्त है वो अगर उसमें और देरी हो जाती है तो क्या लोगों को उसको लेकर डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये आपको बता दूं मोहित जी, ये जो स्थिति आन पड़ी है, आप देखिएगा ध्यान से कि पहले कोविशील्ड की और कोवैक्सीन जब स्टार्ट हुई थी तो हमने जो गैप बताया था वो 28 दिन का ही बताया था, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च और शोध थी वो उसने कहा कि जो कोवैक्सीन है वो 6 से 8 हफ्ते तक लगाई जा सकती है और जो कोविशील्ड है उसका 8 to 12 वीक्स तक किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च होती है, जो हम देखते हैं कि एक वैक्सीन लगने के बाद पेशेंट में कितनी एंटीबॉडीज पैदा हुई और उसके बाद दूसरी को हम कितना डिले कर सकते हैं। हालांकि ये स्थिति बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वैक्सीन सिस्टम देश में शॉर्ट हो रही है, लोगों को असुविधा देखनी पड़ती है, उससे एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है, जो कि डेफिनेटली एक थोड़ा सा सेटबैक है, क्योंकि इस टाइम सेकेंड लहर चल रही है जो कि 3.5-4 लाख केसेस हो रहे हैं। ऊपर से डर चल रहा है कि तीसरी लहर भी सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चों की वैक्सीन अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो हर इंसान त्राही कर रहा है और वो बेसिकली चाहता है कि मुझे सब कुछ, मेरा कोर्स पूरा हो। उनको लगता है कि पहली वैक्सीन ज़ाया ना चली जाए, कहीं दोबारा ना लग जाए। तो हम समझते हैं कोवैक्सीन में इजीली 6 to 8 वीक्स का गैप और कोविशील्ड में 8 to 12 वीक्स तक जायज़ है। तो तब तक सरकार को कैसे भी तैसे भी अपनी ये जो वैक्सीन है मुहैया करानी पड़ेंगी। हुआ क्या है, जो 18 से 45 के वर्ग को वैक्सीन खोल दी गई, शायद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी, उससे दोनों ग्रुप्स जिनको पहले एक वैक्सीन लग चुकी है 45 प्लस वालों को, वो तो तरस रहे हैं अपनी दूसरी डोज के लिए और 18 से 45 वाले तरस रहे हैं अपनी पहली डोज के लिए। तो इसके लिए मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि इसको जैसे भी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए और लॉजिस्टिक्स बढ़ा के काउंटर्स और खोले जाएं और ये जो अनसर्टेनिटी का पीरियड चल रहा है जिससे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन डॉक्टर चावला, जो वक्त अभी भी हमें मानकर चले कि 4 हफ्ते, 6, 8 या 10 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर वक्त बीत जाता है, बावजूद इसकी दूसरी डोज नहीं लग पाती है, तो क्या पहली डोज जो लगी है क्या उसका असर खत्म हो जाएगा? क्या उसको एक बार फिर से पहली डोज लगवानी होगी? फर्स्ट थिंग, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सेकंड थिंग, ये सच है कि आपने कहा कि किसी के अगर कोवैक्सीन के अगर सोचेंगे 8 हफ्ते गुजर गए, उसको तो बेचारा तो बहुत दुखी होगा। तो उसके लिए इतना ही कहा जाएगा कि अभी तक तो ऐसा कोई शोध हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा होगा तो या तो कोई फार्मूला निकाला जाएगा और दूसरा इसका तरीका एक ही होता है कि 8 हफ्ते के बाद फिर उसका एंटीबॉडीज का लेवल टेस्ट किया जा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि पिछले लेवल की एंटीबॉडीज डिक्लाइन कर गई हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट डोज दोबारा लगेगी। अगर नहीं डिक्लाइन की हैं तो शायद पहली डोज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा बुरा वक्त भी आया तो एंटीबॉडीज टेस्ट करने के अलावा या कोई लेटेस्ट रिसर्च तब तक हुई, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। डॉक्टर चावला, एक और बात हम समझने की कोशिश करें कि लोगों में जोश है, उत्साह तो है, यही वजह है कि लगातार लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हुआ है या हेपेटाइटिस के किसी दूसरे उससे वो संक्रमित हुआ है, तो वो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि क्या उनको वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन का असर उनके ऊपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चाहे कोई भी किसी को बीमारी हो, चाहे कोई हार्ट डिसीज हो, लंग डिसीज हो, किडनी डिसीज हो, लिवर डिसीज हो, किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, एक ही कंडीशंस हैं जिसमें कि पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब कि उसकी इम्यूनिटी पहले ही बहुत डाउन हो चुकी होती है। उनको शायद वैक्सीन के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जहां तक आपने कहा कि हेपेटाइटिस बी वाला संक्रमित लगवा सकता है, 101% लगवा सकता है। एनी डिसीज पर्सन इज एलिजिबल टू टेक ओनली। जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनको कुछ कैंसर्स की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह डाउन जा चुकी है, उनमें शायद
इस वैक्सीन का कोई बुरा असर आ सकता है और अच्छा असर शायद नहीं आएगा। इसके अलावा एवरीबडी, सिर्फ वो इनएलिजिबल हैं जिनको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी का कोई हिस्ट्री हो। उसके अलावा आम कई बार लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो कई एलर्जियां होती रहती हैं, जुकाम की, खांसी की, स्किन की, उनके लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर चावला, कुछ लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हुए हैं, हाल ही में जो लोग संक्रमित हुए हैं, उसके बाद वैक्सीन को लेकर उनको लेकर निर्देश सरकार ने तो दे रखे हैं, लेकिन उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरीके की समय सीमा की हम बात करें, या उसके अलावा और भी अलग तरह के जो पहलू हैं? मोहित जी, एनीबडी हु हैज गॉट कोविड-19 रिसेंटली, वो कम से उसको वैक्सीन 1.5 महीने के बाद लगाई जा सकती है, उसको एकदम लगवाने की जरूरत नहीं है। 1.5 मंथ आफ्टर ही हैज रिकवर्ड, यानी कि अगर उसको आज फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटीन पीरियड 14 दिन बाद खत्म होता है, तो आफ्टर 14 डेज वो 1.5 मंथ वो वेट करेगा। अब तक की जो रिसर्च है यही कहती है, क्योंकि आजकल ना, क्योंकि कोरोना हमारे सब के लिए, इवन मेडिकल वर्ल्ड के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और एक नई लर्निंग है, तो ईच डे वी आर ऑल्सो लर्निंग अकॉर्डिंग टू जो हमारे देश में होता है या हमें दूसरे देशों में या जहाँ दूसरी बीमारी चल रही है उनसे पता चलता है। तो अभी तक इतना ही कहा जाएगा, किसी को फॉर एग्जाम्पल 1 डोज लग गई, इस बीच में उसको कोविड-19 हो गया, तो उसको दूसरी डोज 1.5 महीना डिले करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और ये लोगों के जहन में है, जो लगातार जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं उन लोगों को वैक्सीन ना मिल पाए और बाकी लोगों की जिनकी लग गए उन्हीं की लग जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनमें से ये कि तेजी आखिरकार किस तरीके से लाई जा सकती है, इसी को लेकर हम सर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर चावला हमारे साथ लगातार बने हुए। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि किस तरह के जो लोगों के मन में संशय है, सवाल पैदा हो रहे हैं, उसी को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर चावला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, मैं रुख फिर से आप ही का करता हूं और समझने की ये कोशिश करूंगा कि तेजी कि लोगों को वैक्सीनेशन में इसमें और तेजी लाई जा सके और आसानी के साथ लाई जा सके, लोगों को सेंटर्स पर जाने की जरूरत ना पड़े। जिस तरीके से हमने देखा था कि पोलियो की ड्रॉप लोगों के घर जा जा करके पिलाई गई थी, क्या यह संभव है कि ऐसा इस बार वैक्सीनेशन में हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोरोना पर से एक वायरस, कोविड-19 एक बीमारी और कोरोना वैक्सीनेशन, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं। आपको याद होगा जब 16 जनवरी को पहली बार वैक्सीनेशन हुआ था तो काफ़ी तैयारियां की जाती थी कि सेंटर पे इंसान पहुंचे, पहले वैक्सीन लगाया जाए, फिर उसको आधा घंटा बैठाया जाता था कि कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए। तो लेटली पाया गया था कि वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है। तो तेजी लाने के लिए तो 2 ही तरीके हैं, एक प्लेयर्स हो आने चाहिए, या तो यही वैक्सीन जो प्रोडक्शन कम हुई है इसको दूसरे कंपनीज टेकअप करें, लाइसेंस शेयरिंग होवे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। दूसरा, जो दूसरी वैक्सीन हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं हमारे देश में, अब स्पुतनिक आ चुकी है, अभी के 2-3 और कॉमन वैक्सीन हैं जो विदेशों में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक फाइजर की वैक्सीन है जो कि बहुत महंगी भी है और इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए। एक मॉडर्ना की वैक्सीन है, एक नोवोवैक्स वैक्सीन आई हुई है। इन वैक्सीन को लाइसेंस दिया जाए तब ये इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन हमारे देश में शुरू हो, क्योंकि ये सच है कि हमें तेजी, कोरोना से बचने के लिए तेजी तो करनी ही पड़ेगी।
एक तो है दूसरे प्लेयर्स को बुलाया जाए, दूसरी कंपनीज को बुलाया जाए, तीसरा जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ये अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा रैंप अप करें। कुछ सरकारें हैं, जैसे कि दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी लोगों को ये फॉर्मूला मुहैया करा देना चाहिए। जिस तरीके से पीपीई किट और मास्क तमाम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे, चाहे वो बनाते हों या नहीं बनाते हों, उसी तरीके से जो लोग दवाइयां बनाते हैं, जो फार्माटेक कंपनियां हैं, उन लोगों को ये फॉर्मूला दे दिया जाए तो क्या लगता है कि उससे भी तेजी आ सकती है? और ये संभव भी नजर आता है कि कोई कंपनी इस तरीके से किसी को रिसर्च उन्होंने की है और वो उस फॉर्मूले को किसी दूसरे को दे दे? ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। इसके पेटेंट राइट्स होते हैं। आज से कुछ समय पहले भी इवन यूएस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि ऐसा कुछ कर दिया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये पेंडेमिक टाइम्स हैं और ये एक नेशनल या इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है और जो भी कंपनी अपना एक नई वैक्सीन इजाद करती है उसको काफ़ी उसके खर्चा लगता है अनुसंधान में, रिसर्च में, और वो सब या तो ये चीज़ कमर्शियली या तो बेची जा सकती है, शायद फ्री तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर चावला, आपको मैं बीच में एक बार फिर से रोक रहा हूँ, एक और छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार डॉक्टर चावला हमारे साथ बने हुए हैं और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तमाम तरह के सवाल जो लोगों के मन में है उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर चावला, एक सवाल जो लगातार हमारे पास आ रहा है वो ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को कुछ बुखार महसूस होता है कुछ वक्त के लिए, इस तरह की परिस्थिति क्यों आखिरकार होती है और लोगों को क्या इससे घबराने की जरूरत है? देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि अभी तक जो ये दोनों वैक्सीन हैं काफ़ी सेफ मानी जा रही हैं। छुटपुट इंजेक्शन के साइट पे दर्द हो जाना, छुटपुट बुखार हो जाना, छुटपुट चक्कर हो जाना, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो 0.001% डर लगता है वो कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, उनकी थोड़ी चिंता की जाती है। बट किसी को हल्का बुखार आवे तो इंजेक्शन साइट पर थोड़ा सेक कर सकता है और सिंपल टैबलेट पैरासीटामोल ले सकता है। छुटपुट दर्द के लिए, बुखार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लेना पड़ सकता है। ये क्यों आया है तो इसका हम बता दें कि वो बॉडी थोड़ी सी रिएक्ट करती है और ज़्यादा इतना कहा जाता है कि जो बॉडी रिएक्ट कर रही है वो वैक्सीनेशन टेकअप कर रही है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि जिसको बुखार नहीं हुआ उसके वैक्सीनेशन टेकअप नहीं होगा। तो हर शरीर इससे अलग से रिस्पॉन्ड करता है। इस छुटपुट बुखार से लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, फल ज़्यादा खाइएगा और अगर फीवर रहे या बॉडी पेन रहे तो आप बड़े आराम से टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार 1 दिन के लिए ले सकते हैं।
डॉक्टर चावला, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। आपके पास भी बहुत शिकायतें आ रही होंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोगों को बुखार, जुकाम, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर हम बिहार की बात करें, लगभग तमाम जगहों से इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो एक बुखार को एक कोरोना मानकर चले, उसका इलाज कराना वो कब से शुरू करें, हॉस्पिटल का रुख कब करें? देखिए, मैं दोबारा बता दूं मोहित जी, जो पूरा हिंदुस्तान का हर इंसान, शहर वाला हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, जो त्राही त्राही कर रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, 85 से 90% यानी कि 100 में से 85 से 90 केस घर बैठे बैठे सिंपल आइसोलेशन से ठीक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सच है कि ग्रामीण भाइयों के लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटीज शायद थोड़ी कम हो सकती हैं। किसी को भी बुखार आवे, सबसे पहले वो अपने आप को, चाहे उसको भी कोरोना डायग्नोज हुआ है या नहीं हुआ है, अपने आप को अलग कर ले। इस बीच में वो कोशिश करे कि वो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए। अगर वो टेस्ट उसका पॉजिटिव भी आ जाता है, दैट मीन्स वो कोविड-19 का पेशेंट है। वो पहले 5-6 दिन अपने आप को होम आइसोलेशन में रखे, पानी 2-2.5-3 लीटर पानी जरूर पीवे, फल जरूर खावे, आपका बैलेंस डाइट खाए और अपने फैमिली फिजिशियन टच रह के अपने पूछने की और ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना। उसमें कुछ खास बंधी हुई दवाइयां हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से दी गई हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन भी है, डॉक्सीसाइक्लिन भी है, आइवरमेक्टिन भी है, विटामिन सी और विटामिन जिंक वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन अच्छा खाना और पानी और फल का महत्व है। अगर 6-7 दिन तक किसी को बुखार रहता है, तभी उसको ब्लड या बायोकेमिकल पैरामीटर्स जिसमें कि CRP, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन, LDH और IL-6 रखा जाते हैं। और उन्हीं पेशेंट्स को साथ में उनको HRCT यानी कि CT का तमाम, अगर बीच में किसी तरह की स्थिति होती है तो उसको लेकर डॉक्टरों से संपर्क करना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश चावला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उन तमाम चीजों के बीच में कोशिश यही है कि किस तरीके से हालातों पर काबू पाया जाए। लेकिन रुक करते हैं आज की दूसरी खबर का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को अब 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को राज्य सरकार की कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी, जिसके बाद अब गुरुवार सुबह को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब राज्य में 1 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। नए आदेश के मुताबिक अगर अब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहा है तो उसे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह हर किसी पर लागू होगा, यानी बस, ट्रेन, कैब, प्लेन से कोई भी आ रहा है उस पर भी यह लागू होगा। अगर कोई कार्गो व्हीकल दूसरे हिस्सों से आ रहा है तो फिर 2 ही लोगों को एंट्री की इजाजत होगी, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर शामिल है। लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच दूध से जुड़े सभी काम हैं, ट्रांसपोर्टरों को इजाजत रहेगी। स्थानीय इलाकों में भी दूध और अन्य जरूरी सामान की बिक्री या होम डिलीवरी चालू रहेगी। और सीधा रुख करते हैं मथुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं और यहां पर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति बन रही है उसको लेकर डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है, उन तमाम चीजों का जाकर के वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और साथ में इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नए नए आदेश भी दिए जा रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि सुबह अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिन पर लगातार काम जारी है। तो जल्द ही ऑक्सीजन की जो आपूर्ति की शिकायतें अक्सर मिल रही थी उनको खत्म करने में यह कामयाबी मिलेगी और साथ में उत्तर प्रदेश बाकी के राज्यों को भी ऑक्सीजन मुहैया करा पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद बेड की कमी की जो शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं और वो जगह जगह पर जाकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। और इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त मथुरा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ में उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह की परिस्थिति अस्पतालों से
लापरवाही की तस्वीर कई बार देखने को मिलती थी। उन तमाम लापरवाहियों को खत्म करने की और लापरवाहियों के बीच डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की जा रही है। वो खुद वहां पर पहुंच करके मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टरों का कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेवा कीजिए। आपके साथ सरकार और मुख्यमंत्री लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें, फिर से रुक करते हैं दूसरी खबर का, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है और साथ में आरटीपीसीआर की जो टेस्ट की रिपोर्ट की बात थी उसको लेकर भी कदम उठाए गए हैं कि कोई भी बाहर से अगर राज्य से आता है तो उसको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उसके पास होना जरूरी है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गलत ढंग से बात करते हैं। प्रशासन के तानाशाही रवैये और विभागीय उच्च अधिकारियों के असहयोग के कारण उन्नाव के 16 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष के एन ने बताया मिलने के पर उन्होंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तन्मय कक्कड़ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के बीच वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी उन्हें दंडात्मक आदेश जारी करते हुए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। यही नहीं, विभागीय उच्च अधिकारियों की ओर से असहयोग की भूमिका बनाई गई है। वजह यही है कि हमें काम करने के बाद भी बार बार हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि शायद हम लोग काम नहीं कर रहे और हमारे काम ना करने की वजह से कोविड संक्रमण जो है वो नियंत्रण के बाहर हो रहा है। किस तरीके की दिक्कतें आ रही काम करने में? दिक्कतें यही आ रही हैं कि हमारी टीम, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी टीम बार बार जाके फील्ड में एक एक पेशेंट को एलोकेट करके होम आइसोलेट कर रही है, दवाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट एलोकेट नहीं हो पाता है क्योंकि उसने जांच कराते समय अपना एड्रेस गलत दिया है या फ़ोन नंबर गलत दिया है और ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोष भी हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। संसाधनों की कमी थोड़ी है, लेकिन उसमें हमारे जो है शासन स्तर से ही दिक्कत है क्योंकि ड्रग सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। हम लोग बार बार इंडेंट कर रहे हैं, लेकिन उतनी आपूर्ति जितनी मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल रही है। क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभद्र भाषा या इस तरीके का कोई प्रयोग किया जाता है? डेफिनेटली हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी स्तर से लगातार हम लोगों का जो है उत्पीड़नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर कार्य नहीं होगा तो सबके खिलाफ FIR हो जाएगी, जेल करा दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी, या आपके प्रभारी रहते हुए जितने कार्यकाल में जो भी। और 3 बजे की 3 खबरों में आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर